दोस्तों, आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस मैन एट द रेट पे फिर से शानदार प्रश्नों के साथ, शानदार श्रृंखलों के साथ आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही गजब का होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों के साथ, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित है। चलिए आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश का इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहला कथन तो सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। दोनों ही कथन सही हैं। तो में से कौन सा कथन सही चुनना है, तो ए पे दिया हुआ पहला और दूसरा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के बाद शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वे औपचारिक शिक्षा को हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्त निरापदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। भूमि अनुदानों ने भारत के कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंतों विकास का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। समझ में आ रही है दोस्तों? तो फटाफट से आंसर दीजिए कि कौन सत्य नहीं है। ठीक है, बात समझे? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया। वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह का कानून डॉक्टर थीं। पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों में बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता की केंद्रीकरण प्रभावित था। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? खरीद, निवेश, स्नेह चिन्ह, उत्तराधिकार। तो मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से जिस रीति से संपत्ति को अर्जित कर सकती हैं, वे कौन सी रीति है? स्नेह चिन्ह। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन क्या है? इस काल से बलात् श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित था। विष्णु पुराण के एक उद्धरण से निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं एवं राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान के नेतृत्व किया था। अगला क्या कह रहा है कि स्वराज गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, यही कथन क्या है? सत्य नहीं है। और समझ में आ रही है? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व से। गुप्त संवत 1319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर का उत्तर देना है दोस्तों। बताइए। तो दोस्तों इसमें तीनों ही बातें क्या हैं? सही है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त संवत 1319 से आरंभ हुआ। तो तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो तीनों कथन कहाँ पे दिए? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैतिक अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। सही कूट का चयन करके सही उत्तर देना है दोस्तों।
तो फटाफट से आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैतिक अधिकारों का दावा करते थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, तो पहला तीसरा सही, तीसरा कहाँ पे? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि और कर्णाद के शिष्य थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। समझ में आ रही है दोस्तों? न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, ये कथन बिल्कुल सही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि और कर्णाद के शिष्य थे, ये गलत है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्ट प्रस्तुत करता है। इसकी पंक्ति 15 कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने को निर्दिष्ट करता है। इसकी पंक्ति 23 आर्यवर्त के बहुत से राजाओं का समुद्रगुप्त द्वारा हिंसा पूर्वक विनाश किए जाने को निर्दिष्ट करती है। पंक्ति 20 गुप्त राजा को कर देने वाले और उसका आदेश पालन करने वाले शासक को निर्दिष्ट करती है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें से केवल एक ही कथन सही है, वो है ए वाला, क्योंकि यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्ट प्रस्तुत करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूर का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बजात श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों बात की जाए अगर इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें यही वाला होगा। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवियों संप्रदाय की कुमार देवी से हुआ था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त की विजय की नीतियां थी। राज्य प्रसदोरण की नीति, सर्वकर दाना ज्ञाकरण की नीति, परिचारिका कृत नीति, अगला है ग्रहण वृक्षानुग्रह। आपको सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर देना है दोस्तों। तो राज्य प्रसोबोधरण की नीति, सर्वकर दाना ज्ञाकरण की नीति, परिचारिका कृत नीति, ग्रहण वृक्षानुग्रह। तो ये चारों बातें सही हैं। तो डी पे सभी दिया हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंशाली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक का नाम भी अस्तित्व में चलता है। गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के 2 केंद्र थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। बस समझ में आई दोस्तों? कौन सा कथन सही है, आपको ये उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कथन की बात की जाए तो इसमें तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं।
तो तीनों कथन सही कहाँ पे दिए? ए पे, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर प्रकाश डालिए। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, बिल्कुल सही है। भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त के काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी सही है। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न के बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों इतनी मेहनत के साथ मैं इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को आपके बीच लेकर आता हूं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम और ख़ास करके यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, समीक्षा अधिकारी, साहित्य समीक्षा अधिकारी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। और मैं वो क्वेश्चन को लाता हूँ दोस्तों जो आए हुए हैं या आ सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था। जूनागढ़ लेख में होने को गलेच कहा गया है, बिल्कुल सही है। प्रथम हूण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था, ये भी सही है। स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संधाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए, ये भी कथन सही है। तो ये कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? ए वाला, क्योंकि इसमें तीनों ही दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। गुप्तकालीन प्रशासन के विषय पर प्रकाश डालना है। गुप्त काल में मंत्रियों का पद वंशानुगत था, बिल्कुल सही है। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमारामात्य कहते थे, बिल्कुल सही है। कथन क्या, कौन सा कथन सही है दोस्तों? ए वाला, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा करना, निर्माण करना, राजस्व एकत्रित करना होता था। कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या है? ग्राम सभा को मध्य भारत में 5 मंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति कहलाता था। ये भी कथन दोस्तों क्या है? सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों बिना कहे आप लोग लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ती है उतना हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। क्रय किए गए दास, श्रेणी दास, दास पुत्र, दंड भागी दास, युद्धबंदी दास, जुए में हारे गए दास सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों को उदास नहीं बनाया जाता था। दास से विवाह करने वाली स्त्री दासी कहलाती थी, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये तो सही है, लेकिन ये उदास नहीं, दास होगा। चलिए, तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तो उपयुक्त कथन में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ए सही होगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों दिया हुआ, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य को सुरक्षित तथा बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देने के लिए सैन्य संगठन की व्यवस्था थी। गज सेना के प्रमुख को कटुक तथा अश्वरोही सेना के प्रमुख को भटा श्रैती कहा जाता था, ये भी कथन सही है। साधारण सैनिकों को चार्ट कहा जाता था, तो दोनों ही कथन सही हैं। तो दोनों ही कथन सही कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। गुप्त काल के राजस्व स्रोत के विषय पर प्रकाश डालना है। गुप्त काल में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। विदेशी वस्तुओं पर भूतावत प्रदाय नामक कर लगाया जाता था। अगला कथन क्या है कि गुप्त काल में उपज का छठा भाग लिया जाता था। आपको बताना है गुप्त में से कौन सही है। तो दोस्तों गुप्त काल के राजस्व स्रोत के विषय में अगर जानकार प्रकाश डालें तो दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल में सम्राट ही न्यायाधिपति होता था। नारद स्मृति के अनुसार उस समय न्यायालय के 3 वर्ग थे। प्राण दंड की व्यवस्था भी मद्यपान करना सार्वजनिक स्थान पर निषिद्ध था। दोस्तों उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं।
बताइए। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों आप लोग आंसर नहीं देते हैं तो हमारा ही मनोबल टूट जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर आता हूं ताकि आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा कथन सही है? गुप्त काल में सम्राट ही न्यायाधिपति होता था। नारद स्मृति के अनुसार से न्याय के 3 वर्ग थे। तो ये दोनों ही कथन सही है दोस्तों। तो कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। गुप्त काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रचलित था। गुप्त काल में देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। बिल्कुल सही है। गुप्त काल में देवदासी रखे जाने का उल्लेख उज्जैन में महाकाल मंदिर से मिलता है। अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी और आचार्य शब्द मिलते हैं। बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो दोनों ही सही है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पुर्तगाल में आय की व्यवस्था पर विचार कीजिए। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत कृषि था। कृषि के बाद आय का प्रमुख साधन व्यापार होता था। विदेश को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में मसाले, औषधियाँ, मोती, हीरे, मलमल और ऊन आदि प्रमुख थे। तो ये कथन सही है दोस्तों पुर्तगाल की आय की व्यवस्था के बारे में। अगला कथन क्या कह रहा है कि बैंकिंग प्रणाली भी प्रचलित थी। श्रम और ब्याज के भी नियम थे। वस्त्र उद्योग तथा उससे संबंधित गृह उद्योग भी की प्रधानता थी। राजकीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि और भूमिकर था। तो दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही हैं। तो दोनों कथन सही हैं। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सांख्य, कपिल मुनि, न्याय, पक्षपात गौतम, योग दर्शन पतंजलि, पूर्ण मीमांसा जैमिनी। तो दोस्तों ये चारों ही बातें सही हैं। तो चारों ही बातें सही हैं तो सही कूट का चयन करते हुए सही उत्तर देना है। तो कहाँ से हो जाएगा? ए पे। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विदेशी यात्रियों के विवरण के विषय में विचार कीजिए। फाहियान चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने मध्य प्रदेश का वर्णन किया। सही है दोस्तों ये कथन। वेनसांग, इसने कुमार गुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंह गुप्त आदि शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से ही यह पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। तो दोनों ही कथन क्या हैं दोस्तों? सही हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो एक और दो। एक और दो कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सम्राट दिया, एक तरफ उपाधि। तो देखिए, अशोक की जो उपाधि थी वो क्रमांक थी। चंद्रगुप्त की प्रियदर्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, अशोक का तो प्राक्रमांक होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, प्राक्रमांक। समुद्रगुप्त की प्रियदर्शन बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य होगी दोस्तों, स्कंदगुप्त का क्रमादित्य होगा। तो 1 2 4 3, आइए देखते हैं 1 2 4 3 कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों? ये आंसर ही नहीं दिया हुआ है। आइए एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। देखिए, अगर अशोक की बात करें कि अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है दोस्तों, अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, उसका मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अशोक पर क्रमांक, समुद्रगुप्त प्रियदर्शन, चंद्रगुप्त क्रमादित्य और स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों अशोक जो था वो प्रियदर्शन था, ठीक है। स्कंद, समुद्रगुप्त की बात करें तो क्रमांक था, ठीक है। चंद्रगुप्त की बात करें तो विक्रमादित्य था और स्कंदगुप्त की बात करें तो क्रमादित्य था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। आइए देखते हैं क्या ये है ऑप्शन में। बिल्कुल सही है दोस्तों, 2 1 4 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हर महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। यूपीएससी और यूपीपीएससी और ख़ास करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। मेरे चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें दोस्तों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच पर डे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँचेंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत सारा पढ़ कर के क्रैक करना और सेलेक्टिव टॉपिक से कलेक्ट करने में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, क्योंकि सेलेक्टिव क्वेश्चन और सेलेक्टिव टॉपिक ढूंढना सबके बस की बात नहीं होती है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।